सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आदर्शवाद या विचारवाद के विषय में। आज हम लोग जानेंगे आदर्शवाद या फिर विचारवाद किसे कहते हैं। दोस्तों, आदर्शवाद, इसके बाद है प्रकृतिवाद और फिर है प्रयोजनवाद। दोस्तों, ये क्या है? ये एक प्रकार के विचार हैं, क्योंकि पूरे विश्व में केवल भारत में ही नहीं, जितने भी शिक्षाविद जैसे कि अपने देश में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके अलावा महात्मा गांधी, गिरजू भाई भदेका, ये जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, देशभक्त तो थे ही, साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। तो इन्होंने शिक्षा, बेसिक शिक्षा के जगत में भी बहुत सारा काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपने देश के विचारक थे, इसके अलावा जो दूसरे देशों के विचारक थे जैसे कि रूसो, प्लेटो, अरस्तु, इन सभी ने, या फिर पेस्टालॉजी हो, इन सभी ने अपने अपने विचार और मत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अगर एक समूह में 10 लोग हैं तो कोई मत अगर रखा जाए तो 10 लोग उसको नहीं मानेंगे। ये इससे आप सभी लोग एग्री करोगे कि जरूरी नहीं सबकी विचारधारा एक है। कोई एक चीज को किसी और तरीके से लेता है, कोई उसी चीज को किसी और तरीके से लेता है। तो इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी विचारधाराओं में बट गए। कुछ लोग आदर्शवाद को मानने लगे, कुछ लोग प्रकृतिवाद को मानने लगे और कुछ लोग प्रयोजनवाद को मानने लगे। तो आदर्शवाद का क्या मतलब है? आदर्शवाद का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, जो अभी भी आदर्श स्थापित करती हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य को मानने वाले विचारक हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो हमारे पहले के धार्मिक विचार थे, चाहे वह हमारे अलग अलग धर्मों के जो भी धार्मिक ग्रंथ रहे हों, इन सब से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको लेकर के आदर्शवादी विचारधारा के लोग चलते हैं। और जो प्रकृतिवाद होता है, प्रकृतिवाद प्रकृति को ही शिक्षक मानता है, यानी कि बालक जो भी सीखता है वो प्रकृति से सीखता है। तो यहाँ पर बालक को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है कि जो भी वो सीखेगा उसको प्रकृति ही सिखाएगी। तो इस तरीके से जैसे कोई बालक होता है, अगर कोई बहुत गर्म बर्तन है उसको एक बार छू लेता है, तो अगर एक बार उसने छू लिया तो उसको एक चीज पता चल गया कि हाँ, गर्म चीज से हाथ जल जाता है और गर्म चीज मेरे लिए हानिकारक है। जैसे अगर छोटे बच्चे के सामने हरी मिर्च रखी है, अगर उसने उसको खा लिया तो उसको एक चीज समझ में आ गया कि जो हरी मिर्च होती है वो तीखी होती है। तो इस तरीके से जो प्रकृतिवाद है उसका ये मत था कि प्रकृति ही हमें सिखाएगी। और जो प्रयोजनवाद था वो बिल्कुल आधुनिकवाद है। आधुनिकवाद का तात्पर्य है कि वो बिल्कुल प्रयोगों पर भरोसा करता है। जैसे कि हमारा साइंस है, साइंस किस पर भरोसा करता है? विज्ञान प्रयोगों पर भरोसा करता है। जो प्रयोग बिल्कुल सही होते हैं, प्रयोग करने पर, यानी कि कोई भी घटना जब सही पाई जाती है तभी उसकी पुष्टि करता है विज्ञान। तो इस तरीके से प्रयोजनवाद है। तो दोस्तों, आदर्शवाद या विचारधारा, जो विचारधारा पहले से चली आ रही है, जरूरी नहीं जो पहले सत्य था वही आज भी सत्य है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि पहले जब टीवी था तो माँ बाप मना करते थे कि बच्चों से टीवी मत देखो, ज्यादा आंख खराब हो जाएगी। आज मोबाइल, एंड्रॉइड फोन आ गया हाथ में, तो बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, टीवी देखो। ऐसा हो रहा है आज के टाइम में। तो क्या हो रहा है? पहले जो चीज गलत थी आज वही चीज सही हो गई है। तो इस तरीके से पहले स्कूल में अगर किसी बच्चे के पास फोन पकड़ लेते थे टीचर, तो क्या होता था? तो उस बच्चे की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती थी, यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी होती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या है? आज के टाइम पर उसी फोन पर आप लोग पढ़ रहे हो हमारे थ्रू। उसी फोन से बच्चे बहुत सारे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसी इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो आज वही फोन अच्छा हो गया, आज उसी फोन से पढ़ाई हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, वही टीचर आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी फोन से। तो कल जो चीज गलत थी आज वही चीज सही हो जा रही है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग मत थे। जितने भी विचारधारा के लोग थे, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग देशों के जो शिक्षाविद थे, उनके अलग अलग मत थे। तो यहाँ पर जो लोग आदर्शवाद के अंतर्गत आते हैं, तो आदर्शवाद के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं और आदर्शवाद में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, फिर प्रयोजनवाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आदर्शवाद की विशेषताएं क्या क्या है, आदर्शवाद के कौन कौन से उद्देश्य हैं और आदर्शवाद में दोष क्या क्या है, इन सभी के विषय में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए,
आदर्शवाद जीवन की सबसे प्राचीन विचारधारा कही जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी विचारधारा को लाने का श्रेय कामेनियस, पेस्टोलॉजी, प्लेटो, फ्रोबेल आदि को है। यानी कि ये आप याद रखिएगा कि आदर्शवादी विचारधारा के लोग कौन-कौन से थे, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सी विचारधारा को मानने वाले थे, चाहे वो कामेनियस हो, पेस्टोलॉजी हो, प्लेटो हो या फिर फ्रोबेल हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द से मिलकर बना है। आइडिया और इज्म, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइडिया और इज्म। और आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद, यानी कि इस प्रकार इन दोनों का अर्थ हुआ विचारवाद। विचारवाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि विचारों पर बल देते हुए आदर्शों की व्याख्या और खोज करते हुए उसकी स्थापना का प्रयास करता है। इसलिए विचारवाद अपने परिणाम में आदर्शवाद का ही रूप है, इसलिए इसे आदर्शवाद भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये विचारों पर बल देता है और आदर्शों की व्याख्या करता है जो पहले के समय के आदर्श चले हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा डी.एम. दत्ता के शब्दों में। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है, यानी कि जो हमारा आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद आध्यात्मिकता को मानता है। ये एक तरीके से स्पिरिचुअल सोच है, आध्यात्मिक सोच है कि किस तरीके से लोग आध्यात्म की ओर आगे आते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हार्ड महोदय के अनुसार है आदर्शवाद संसार, बुद्धि एवं इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, संसार में चिरस्थायी मन है और मानसिक रूप से ही पदार्थ की व्याख्या की जाती है। दर्शन के रूप में आदर्शवाद उन सभी विचारधाराओं के विपरीत है जिसका केंद्र प्रकृति एवं मानववाद है। तो यानी कि ये जो आदर्शवाद है, ये प्रकृतिवाद का विरोध करता है। अब रास महोदय ने आदर्शवाद के लिए आध्यात्मिक और मानसिक स्वरूप पर बल देते हुए कहा कि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मन से असीमित मन को प्राप्त करता है। वह यह मानते थे कि व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति है और वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए आदर्शवाद की विशेषताएं क्या। अब विशेषताएं में ही आप समझेंगे कि आदर्शवाद वास्तव में होता क्या। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बताई गई कि जो आदर्शवाद होता है वो अपने मन की व्याख्या करता है। अब आदर्शवादी विचारकों ने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। इन्होंने इनमें से भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक को अधिक सत्य और महत्वपूर्ण माना है। अब देखिए आदर्शवादी विचारधारा ने प्रकृति की अपेक्षा मानव प्राणी को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है जितना कि मानव को दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राणी बुद्धि युक्त है और बुद्धि के द्वारा ही भविष्य की योजनाओं को निश्चित कर सकता है। उनकी संस्कृतियों, रचनाओं, आध्यात्मिकता, नैतिक आदर्शों, इन सब का आधार बुद्धि ही है। इसी कारण मानव प्राणी श्रेष्ठ है। यानी कि जो आदर्शवाद है इसमें क्या कहा गया है, इसमें सबसे अधिक आध्यात्मिक भावों पर बल दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो मानव ने संस्कृतियां बनाई हैं, जो उसने रचनाएं की हैं, जो उसके नैतिक आदर्श है, वो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये सब मानव की बुद्धि के द्वारा ही जनित हैं। तो मानव की जो बुद्धि है वो सबसे श्रेष्ठ है और मानव प्राणी ही सबसे श्रेष्ठ है, ये इसमें बताया गया है। आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार की अधिक महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि जो आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं वो वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार विचार ही सत्य है एवं वास्तविक है, वस्तु नहीं। आदर्शवाद कुछ आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन करता है। ये आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम है और इस विचारधारा के अनुसार ये मूल्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये शाश्वत एवं सर्वव्यापी हैं। आदर्शवादी विचारक अलौकिक विचारों में विश्वास रखते हैं और परलौकिक सत्ता को मानते हैं। आदर्शवाद दैवीय एकता एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में बताया कि ये जो है ये दैवीय एकता एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर को मानते हैं और आध्यात्म को मानते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम, इस आध्यात्मिक मूल्य को, इस आध्यात्मिक सत्य को मानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किस विचारवाद या किस विचारधारा को मानने वाले हैं, तो आपको इसमें आदर्शवाद राइट आंसर लगाना होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब आदर्शवाद जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है ये आप देख लीजिए। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्म अनुभूति एवं उसमें निहित विभिन्न सर्वोच्च शक्तियां और क्षमताओं का
प्रगतिकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर ले जाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आदर्शवादी विचारधारा होती है, ये व्यक्ति को आत्म अनुभूति कराती है और जो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियाँ हैं, जो उसके अंदर योग्यताएँ छिपी हुई हैं, वो क्षमताओं को अपनी प्रकट करता है आदर्शवाद के मार्ग के द्वारा। इसके बाद है व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू का अधिकतम विकास करना या आत्म प्रकाशन का अवसर देना, क्योंकि समाज एवं वातावरण के साथ भली-भांति समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति को आत्म प्रकाशन का अवसर मिलना आवश्यक है। शाश्वत आदर्शों और मूल्यों की प्रगति, ये जीवन के शाश्वत मूल्य एवं आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करके व्यक्ति में प्रेम, उत्साह, दानशीलता, त्याग, धर्म, परोपकार आदि गुणों से युक्त होता है। यानी कि आदर्शवाद में एक व्यक्ति को संपूर्ण मानव बनाया जाता है। उसके अंदर उत्साह, उसके अंदर दानशीलता, उसके अंदर लोगों का सेवा करने का भाव, लोगों का परोपकार करने का भाव, लोगों से अच्छे से व्यवहार करने का, जो ये सब मूल्य हैं, सत्य बोलना, ईमानदार रहना, ये सब सिखाता है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद जो विचारधारा थी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। अब इसके बाद देखिए, आदर्शवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति है। आदर्शवादी शिक्षण द्वारा संस्कृति का संरक्षण एवं विस्तारण के कार्य पर अधिक बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा में व्यक्ति एवं विश्व के बीच एक समन्वय स्थापित करना है। संसार में जो कुछ भी होता है उसका संचालन एक अज्ञात केंद्रीय शक्ति द्वारा होता है। इस शक्ति को आदर्शवादी विचारक ने इसे दैवीय शक्ति माना है और इसके द्वारा शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। यानी कि जो आदर्शवाद है, इसका उद्देश्य यही है कि हम जो छात्र हमें पढ़ रहे हैं या जो छात्र आदर्शवाद को पढ़ रहे हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर झुके। अब आदर्शवादी शिक्षा का मूल्यांकन देखिए, आदर्शवादी शिक्षा के गुण क्या हैं? तो गुण में क्या आएगा? आदर्शवादी शिक्षा बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम गुणों के विकास पर बल देती है और इन्हीं गुणों के साथ बालक का उत्तम चरित्र निर्माण होता है। जब बालक सत्य बोलेगा, सही बोलेगा और जो भी वाणी बोलेगा वो सुंदर बोलेगा, तो इससे क्या होगा? वो एक आदर्श स्थापित करेगा कि सभी लोग उसी की तरह बने या फिर उसी बालक के विचारों को अपनाएं। तो यहाँ पर इस पर आदर्शवाद बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा आध्यात्मिक, नैतिक तथा नैतिक गुणों के विकास पर बल देती है। यानी कि नैतिक गुणों का मतलब क्या? आपके अंदर सत्यता आनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी आनी चाहिए, आपके अंदर लोगों की सहयोग करने की भावना आनी चाहिए, लोगों का परोपकार यानी कि लोगों के ऊपर उपकार करने की भावना होनी चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में फंसा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ये सब आदर्शवाद सिखाता है। अब आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक की सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो आदर्शवादी शिक्षा होती है, इसमें शिक्षक को संपूर्ण माना गया है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो सब कुछ होता है। एक बालक के लिए या फिर एक विद्यार्थी के लिए आप कह सकते हैं। शिक्षक को सर्वोपरि स्थान देने से शिक्षा जगत तथा बालक सभी का कल्याण होता है। आप सभी को पता है, गुरु का स्थान हमेशा उच्च होता है और अगर हमेशा से ही उच्च रहेगा तो उससे बालकों का विकास होता है। यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके दोष क्या-क्या है आदर्शवाद के? क्योंकि किसी चीज में अगर बहुत कुछ अच्छाई होती है तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां भी हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम। इसके उद्देश्य अमूर्त हैं, जिनका संबंध बालक के वर्तमान जीवन से नहीं बल्कि भावी जीवन से होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चूंकि आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक है और व्यवहारिक कम है, इसलिए इसके जो उद्देश्य हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सीखने वाले की बुद्धि, योग्यता, क्षमता, रुचि आदि की उपेक्षा करके अथवा उसे गौण स्थान प्राप्त करके बालक को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि शिक्षा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? अंतर शक्तियों का विकास करना है, उसके ऊपर थोपना नहीं है। तो ये यहाँ पर आदर्शवाद का बहुत बड़ा दोष है। यहाँ पर चूंकि जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो बालकों को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर चाहे कोई बालक मंद बुद्धि का हो, जिसको कम समझ में आता हो, किसी बालक की योग्यता कम हो, क्षमता कम हो, या मान लीजिए जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं या गुरु पढ़ा रहे हैं, उसके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो उसको समझ में ना आ रहा हो, फिर भी उस बच्चे को जबरदस्ती उस क्लास में बैठ करके पढ़ना पड़ रहा हो। तो इस तरीके से ये कुछ इसके यहाँ पर कुछ कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं कि किस तरीके से जो आदर्शवाद है इसमें केवल और केवल शिक्षक को ही प्रथम स्थान दे दिया गया है। और आज की पढ़ाई क्या है? आज के समय में बालक को केंद्र में मानकर पढ़ाई की जाती है, यानी कि
बालक जो होता है वो केंद्र में होता है और बालक के रुचि के अनुसार, बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आदर्शवाद से थोड़ी डिफरेंट है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे कौन-सा दोष है? आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया ही किंतु निश्चित शिक्षण विधि का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने जो विधियाँ बताई जो रटने वाली अधिक थी जैसे कि व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, यानी कि जो आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया, जो इन्होंने शिक्षा की विधियों को बताया यानी कि टीचिंग मेथड्स को बताया वो रटने वाली अधिक थी। और आप सभी को पता है कि बच्चे रटने वाले विषयों से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जो चीज़ एक बार वो समझ लें उसको वो उनको समझने पर ही वो याद आ जाए, इसीलिए बच्चों को साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है। क्योंकि ये सब विषय होते हैं जिनको रटना नहीं पड़ता, इसमें सिद्धांत होते हैं और प्रयोग होते हैं, जिससे बच्चे आसानी से इंटरेस्ट लेकर के उन विषयों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, थोड़ी-सी बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस वजह से इस समय की जो यहाँ पर व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि दी गई है, ये रटने वाली अधिक थी। इसके बाद आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित विषयों को अधिक महत्व प्रदान किया गया और व्यवहारिक विषयों पर बल नहीं दिया गया। तो यहाँ पर व्यवहारिक विषयों से तात्पर्य वही है विज्ञान, गणित और अधिक विषय जो खासकर व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आते हैं, इन विषयों पर कम ध्यान दिया गया। इस तरीके से आपने आदर्शवाद के गुण, दोष, इसकी विशेषताएं और ये सब क्या-क्या पूरा इसमें क्या होता है और कौन-कौन इसके प्रवर्तक हैं, इन सभी के विषय में आपने देखा। तो प्रवर्तकों के विषयों को आप जितने भी प्रवर्तक हैं उनके नामों को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है कौन-कौन इसके प्रवर्तक थे आदर्शवाद के। तो आदर्शवाद के प्रवर्तकों में दोस्तों सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कामेनियस का, फिर पेस्टालॉजी का, प्लेटो, फ्रॉबेल। इनको सभी को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार आप याद कर लोगे तो भूलेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको आदर्शवाद समझ में आया होगा। इसके बाद प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद के जनक रूसो है, वो बहुत ईजी है, उसको आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। और प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवाद चूंकि आज के समय का है, आधुनिक समय का है, तो उसको तो आप अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि उसमें प्रयोग करके चीजों को समझाया जाता है। तो ये प्रयोजनवाद के बाद फिर आपके अगले टॉपिक स्टार्ट होंगे जो कि शिक्षा विचारक हैं अपने देश के और जो विदेशों के हैं। तो उन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ये पेपर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जितने भी टॉपिक मैंने समझाए यहाँ पर, जितने भी विषयों को यहाँ पर बताया, आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझे होंगे और सभी पॉइंट्स आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपने उसको कंठस्थ भी कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। आगे चल करके आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। और इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, इससे पहले के क्लास आपके मिस हो गए हैं और हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं और सभी सब्जेक्ट के क्लासेस के अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी विषयों को की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप लोग का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।